हेलो एवरीवन, सो लेट्स स्टार्ट द वेव एनर्जी कन्वर्सेशन सिस्टम। यहाँ पर वेव्स और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम टाइड्स पढ़ने वाले हैं। कुछ कॉम्प्लेक्सिटी सामने आने वाली है, वो ये कि हम सिंपल सी बात ये तो जानते हैं कि वेव्स हमारी चलती हैं जिसकी एनर्जी को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। वेव्स का जो ओरिजिन है वो हवा भी हो सकती है विंड की वजह से, या फिर रोटेशन ऑफ अर्थ की वजह से भी। सो इन वेव्स के अंदर अगर हम रोटर सिस्टम इस्तेमाल कर लें तो हम वेव से इलेक्ट्रिकल एनर्जी को प्रोड्यूस कर पाएंगे। बट प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि वो दोनों दिशा में चलती हैं, लेफ्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ्ट। तो ऐसे सिस्टम पर मोटर क्या करेगा? तो यहाँ पर कॉम्प्लेक्सिटी ये आ जाती है, इसलिए ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो पढ़ते हैं वेव्स एनर्जी के बारे में। वेव क्रिएट होती है बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल एक्शन सन, और एक कारण मून की ग्रेविटेशनल फोर्स भी होती है जो टाइड्स को प्रोड्यूस करने के काम आती है। इसकी मोशन वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों ही डायरेक्शन में होती है। वेव्स आर कॉज्ड बाय ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम सरफेस विंड्स, ये भी एक उसका कारण होता है। सरफेस विंड्स की वजह से भी वेव्स चलती हैं, किसी भी डायरेक्शन में हो सकती हैं, इन अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ विंड्स भी ऐसा होता है। वेव्स की जो पावर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एम्पलीट्यूड जो पीरियोडिक मोशन वेव्स का होता है। क्योंकि वेव्स एक पीरियोडिक मोशन के अंदर चलती हैं, उसका जो एम्पलीट्यूड है उस एम्पलीट्यूड के इक्विवेलेंट पावर प्रोड्यूस हम कर सकते हैं वेव्स से। बट डीप सी के अंदर एक बहुत बड़ा एरिया हमें चाहिए होता है इसको प्रोड्यूस करने के लिए। ओशन वेव्स आर पीरियोडिक, रेगुलर एंड मूविंग इन टू एंड फ्रो मोशन। पीरियोडिक भी है, रेगुलर भी है, टू एंड फ्रो मोशन में चलती है। तो ये कॉम्प्लेक्सिटी है कि किस तरीके से हम अब पावर को जनरेट करें। ओशन वेव्स जनरेट होती हैं बिकॉज ऑफ द प्लैनेटरी विंड्स, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ मून, बिकॉज ऑफ द रोटेशन ऑफ अर्थ। जो पीरियोडिक मोशन है उसका जो टाइम पीरियड है 4 से 12 सेकंड का होता है। हाइट लगभग 0.2 से 4 मीटर तक की वेव्स होती हैं। यहाँ वेव्स की बात करी है, टाइड्स की बात नहीं करी है। अगर इस वेलोसिटी को हम निकालें तो वो होती है t इंटू लेमडा, वेलोसिटी ऑफ वेव्स, वेयर t इज द टाइम पीरियड 1/f एंड लेमडा इज द वेवलेंथ। सो हम वेलोसिटी उससे कैलकुलेट कर सकते हैं। लेमडा अगर एक पर्टिकुलर प्रैक्टिकल वैल्यू के लिए लें तो ये होता है 1.56 t स्क्वायर, जिससे हम काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं। हाफ mv स्क्वायर, m हमने पीछे भी निकाला था। इसके बाद pe भी हम निकाल सकते हैं, दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी, जिससे टोटल एनर्जी हम कैलकुलेट कर लें, दोनों को अगर ऐड कर दें। पावर एसोसिएटेड जो होती है इससे वो टोटल एनर्जी डिवाइडेड बाय लैम्डा WT। ये वैल्यूज अगर हम रखें तो मेरे पास निकल कर आ जाती है हाफ रो जी ए स्क्वायर एफ इज द पावर एसोसिएटेड। ये फॉर्मूले कहाँ से आए? ये OTEC के अंदर हमने जो रिलेशंस निकाले थे वहां से हम इसको लेकर आए हैं। डिफरेंट टाइप्स के ये होते हैं, जैसे होस पंप्स, दूसरा बढ़े तो पेलामिस, ऑसिलेटिंग वाटर कॉलम्स। तो डिफरेंट 3 ये तरीके के मैं यहाँ समझाने वाला हूँ। हुस पंप्स कुछ इस तरीके का होता है। अब इस प्रिंसिपल को जानने के लिए एक चीज समझ लें, क्योंकि ये यूनिडायरेक्शनल नहीं है, बाई डायरेक्शनल है, तो कुछ ऐसा डिवाइस मुझे लेना पड़ेगा जिससे एक पर्टिकुलर मोशन के अंदर जब वेव फ्लो कर रही है तो उसके अंदर वाटर का एक लेवल सपोज स्टोर हो जाए, बट आउटलेट इस तरफ से ना हो। आउटलेट दूसरी तरफ से हम ले लें अगर, तो वो एक पर्टिकुलर मोशन के अंदर ही वाटर को आउट करती रहेगी और उससे हम रोटर को कनेक्ट कर सकते हैं। तो कुछ ऐसे ही सिस्टम हमें डिजाइन करने हैं और करे हैं अब तक, जिसके अंदर सबसे पहले हुस पंप जो इलास्टिक मटेरियल का बना होता है। एक पर्टिकुलर टाइम पर जब प्रेशर उसके साथ रहता है तो वो अपने एरिया को बढ़ा लेता है और दूसरे एक डायरेक्शन के अंदर उसको रिलीज कर देता है। सपोज रिएक्शन प्लेट यहां से रही और रिलीज हम कहीं और ले रहे हैं, सो दैट हम यहाँ पे जनरेटर को लगा सकें और उससे इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर सकें। ये है आर्किटेक्चर हुस पंप टाइप का। पेलामिस टाइप के अंदर इस डिजाइन को सिलेंड्रिकल सेक्शंस के अंदर बनाया गया, जिस सिलेंड्रिकल सेक्शंस के अंदर हम पानी को वहां पर स्टोर कर लेते हैं जब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में वेव्स चलती हैं। उसके बाद हाइड्रोलिक आर्म्स का इस्तेमाल करके जिस तरह से पिस्टन हमारे चलते हैं उससे हम कनेक्ट कर लेते हैं मोटर्स को, और लगभग 0.75 मेगावाट प्लांट भी इस पर्टिकुलर पेलामिस टाइप से बने हैं। ऑसिलेटिंग टाइप के अंदर जैसे हमारा पिस्टन वर्क करता है वैसे ही ये करते हैं। नॉर्मल एयर प्रेशर की वजह से ये नीचे आ जाएंगे। सपोज यहीं से ही अगर लें तो ये वेव की डायरेक्शन है। जैसी वेव की डायरेक्शन
कि करस्पॉन्डिंगली वाटर आएगा तो ये पिस्टन को ऊपर ले जाएगी, मगर जैसे ही ये ऊपर ले जाने के बाद ऊपर एयर प्रेशर रिलीज होगा यहाँ से, तो इसको दोबारा से नीचे धकेलेगी। इस तरीके से बिल्कुल इंजन की तरह यहाँ पर भी क्रैंक्स अटैच्ड रहते हैं और मोटर को रोटेट करने के काम आते हैं। तो इस तरीके से दोनों ही डायरेक्शन के अंदर, चाहे हम लेफ्ट टू राइट कहें या राइट टू लेफ्ट, दोनों ही डायरेक्शन को यूटिलाइज कर लेते हैं इस पर्टिकुलर डिवाइस के अंदर और एफिशिएंसी उससे बढ़ा लेते हैं। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ऑसिलेटिंग वाटर कॉलम की एफिशिएंसी ज्यादा रहती है। एडवांटेजेस की बात करें, नेचुरली एक्यूमुलेट होता है वाटर, कोई फोर्स की जरूरत नहीं, रिन्यूएबल सोर्स है, स्पेस लैंड पे कोई जरूरत नहीं है। इसके साथ साथ कंसंट्रेटेड पावर हम इससे जनरेट कर सकते हैं क्योंकि वेव मोशन कंटिन्यूअस रहते हैं ज्यादातर। एक पर्टिकुलर लोकेशन पे रनिंग कॉस्ट जो है वो नेग्लिजिबल आती है, हालांकि जब हम इंस्टॉल करते हैं वो काफी कॉस्टली पड़ता है। पॉल्यूशन फ्री एज वेल एज पावर डिवाइसेस डू नॉट रिक्वायर लार्ज लैंड मासेस, बहुत ज्यादा एरियाज की जरूरत नहीं है। मगर डिसएडवांटेज की एक तरफ बात करें तो कंसिडरेशन फॉर कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस में बहुत पैसा खर्च होता है, रिलायबिलिटी के अंदर भी काफी पैसा खर्च होता है। तब कैसा हो जाए जब वहां पर सडन स्टॉर्म्स आ जाएं तो सारे जनरेटर्स आपके खराब हो सकते हैं, कैपिटल कॉस्ट बढ़ जाती है, मेंटेनेंस ज्यादा रहता है, डिपेंडेबिलिटी है, जब वेव्स होंगी तभी काम करेगी। उसके साथ साथ रिलेटिव स्कार्सिटी ऑफ एसेसिबल साइट्स, लार्ज वेव एक्टिविटी हमें चाहिए होती हैं। छोटी छोटी वेव से हम नहीं एक पर्टिकुलर अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं और कंस्ट्रक्शन ऑफ डिवाइसेस जो होते हैं वो काफी ज्यादा कॉस्टली और कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं। सो दिस इज अबाउट द वेव और अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे अबाउट द टाइड्स।